सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। सूरजपुर गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। गांव की एक कोने में मिट्टी की कच्ची दीवारों वाली एक पुरानी झोपड़ी थी। रमेश उठकर मिट्टी लाने के लिए नदी की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ अनिता देवी कांपते हाथों से आंगन बुहार रही थी। माँ, आप इतनी सुबह सुबह झाड़ू क्यों उठाने लगी? मैंने आपसे 100 बार कहा है कि जब तक आपके इस बेटे के शरीर में सांस चल रही है, आपको भोर में उठकर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कमर का दर्द कल रात भी बढ़ गया था, फिर भी आप मानती नहीं है। देखो क्या हालत बना रखी है अपनी रे मेरे लाल। माँ जब तक जिंदा रहती है तब तक अपने बच्चे का बोझ हल्का करने की ही सोचती है। तू दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करता है। सुबह सुबह नदी से भारी मिट्टी उठाकर लाता है, दोपहर में धूप में चाक चलाता है और शाम को बाजार में मटके बेचता है। अगर मैं घर का थोड़ा सा काम कर लूंगी तो तेरी मदद ही होगी ना बेटा। माँ, मदद अपनी जगह है, लेकिन आपकी सेहत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, लेकिन इस बार जैसे ही मटके बिकेंगे मैं सबसे पहले आपकी पूरी दवा लेकर आऊंगा। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी भीतर के कमरे से जोर जोर से पैर पटकती हुई रमेश की पत्नी सुनीता गुस्से से चिल्लाते हुए बाहर आती है। अरे वाह, सुबह सुबह माँ बाप का नाटक शुरू हो गया। माँ जी, अगर आप इतनी धीरे धीरे झाड़ू लगाएंगी तो दोपहर हो जाएगी। आपकी इस झाड़ू की सरसर से मेरी पूरी नींद खराब हो गई। जरा सा चैन भी नहीं मुझे इस घर में। आराम से सोने भी नहीं देते। हर समय काम का बहाना बनाकर बेटे के सामने बेचारी बनने का नाटक करती रहती है बहू। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि जब तक तू सोकर उठेगी तब तक आंगन साफ हो जाएगा और तुझे सुबह उठते ही सारा काम नहीं करना पड़ेगा। मेरा इरादा तेरी नींद खराब करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो चाहती थी तेरा बोझ हल्का हो जाए। रहने दीजिए माँ जी, आप खुद मुझ पर एक बोझ हो। आज से तो एक पानी का घड़ा उठाकर सीधी जगह रखा नहीं जाता। आप क्या मेरा बोझ हल्का करेंगी? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप ये सब सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि आपका बेटा सोचे कि आपकी बहू दिन भर आराम करती है और आप पर अत्याचार होता है। माँ से बात करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। वो तेरी सास हैं और उम्र में बहुत बड़ी हैं। अगर उन्होंने घर का थोड़ा काम कर भी दिया तो तुम्हें उनसे इस कड़वे लहजे में बात करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, गलती तो हमेशा मेरी ही होगी। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ ही देवी है और मैं यहाँ सिर्फ बातें सुनने के लिए आई हूँ। सुबह सुबह मुझे ज्ञान मत बांटो, अपना काम करो जाकर। रमेश एक लंबी सांस लेता है और मिट्टी उठाने के लिए अपनी टोकरी उठाकर नदी की ओर चला जाता है। आराम से जाकर सो जाती है। दोपहर हो चुकी थी। रमेश नदी से लाल मिट्टी लेकर अपने घर पहुंचा और मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला, माँ देखो, आज मैं नदी के उत्तरी घाट से बहुत ही बढ़िया लाल और चिकनी मिट्टी लेकर आया हूँ। इस मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। आज चाक पर जो भी मटके और सुराहियां बनेंगी, उनकी बनावट और मजबूती देखने लायक होगी। देखना, सबको पसंद आएगी। वहीं दरवाजे पर सुनीता सब सुन रही थी। रमेश मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सुनीता, जरा एक लोटा ठंडा पानी तो पिला दो। सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए नदी तक जाना पड़ा था। अब प्यास के मारे गला पूरी तरह सूख रहा है। क्यों? क्या मैं यहाँ सिर्फ पानी पिलाने और तुम सबकी चाकरी करने के लिए बैठी हूँ? मैं कोई इस घर की मुफ्त की नौकरानी नहीं हूँ, समझे? अगर प्यास लगी है तो खुद उठो, रसोई में जाओ और लोटे में पानी भरकर पी लो। मुझे अभी थोड़ा आराम करना है। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। रमेश कुछ पल शांत रहता है और एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक सुनीता, जाओ तुम आराम कर, मैं खुद ले लूंगा। ठहर बेटा रमेश, तू तो सुबह से इतनी भारी मिट्टी उठाकर लाया है, थक गया होगा। तू यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अनिता देवी अपने कांपते हाथों से पानी का लोटा भर कर लाती है और रमेश को पिलाती है। दोपहर ढल चुकी थी। रमेश मिट्टी को गूंथ चुका था। चाक बड़ी तेजी से घूम रहा था और रमेश हाथ मिट्टी को सुंदर गगियों और मटों का आकार दे रहे थे।
सुनीत अपने फटे हुए आंचल को देखती हुई रमेश के पास आकर खड़ी हो जाती है। सुनो जी, क्या तुम्हारी ये चाक जिंदगी भर ऐसे ही घूमती रहेगी या हमारी किस्मत का पहिया भी कभी घूमेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम आखिर किस मिट्टी के बने हो। पूरे गांव में जरा नजर उठाकर देखो, वो सोहन की पत्नी ने सोने का नया हार बनवाया है। सोहन की औरत नए अनिता वस्त्र पहनकर घूमती है और एक मैं हूँ जो सालों से इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में अपनी जवानी गला रही हूँ। सुनीता, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। दिन में 14-14 घंटे काम करता हूँ, लेकिन तुम भी तो जानती हो कि मिट्टी के बर्तनों की कीमत बाजार में कितनी मिलती है। जितने पैसे आते हैं उससे किसी तरह घर का राशन आता है और माँ की दवाई का खर्च निकलता है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ? मुझे बहाने मत बताओ, ये तो मुझे भी पता है। मेहनत करने से अगर कोई अमीर बनता तो आज तुम गांव के सबसे बड़े सेठ हो। असली बात ये है कि तुम्हें व्यापार करना नहीं आता। तुम सीधे साधे बनकर घूमते हो, लोग तुम्हें ठग कर चले जाते हैं। मेहनत से पेट भर सकता है, शौक नहीं पूरे होते। मुझे पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कैसे पैसा कमाऊं? क्या मैं गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दूं? क्या लोगों को धोखा देना शुरू कर दूं? मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि ईमानदारी की रोटी में जो मिठास होती है वो बेईमानी के पकवानों में नहीं होती। अब अपने पिताजी का उपदेश मुझे मत सुनाओ। अगर अगले महीने आने वाले मेले तक तुम मेरे लिए कानों की सोने की बालियां नहीं लाए तो याद रखना, मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकूंगी। मुझे नतीजों से मतलब है। तुम जानो तुम क्या कर सकते हो। सुनीता पैर पटकती हुई अंदर अपने कमरे में चली जाती है। रमेश भी अंदर जाता है। वो देखता है कि रसोई में अनीता देवी सूखी रोटियां और पानी जैसी दाल बना रही थी। माँ, आज फिर आपने चूल्हा जलाया। सुनीता कहाँ है? उसे खाना बनाना चाहिए था ना। आप क्यों इस उम्र में इतना सारा काम कर रही हो? अरे बेटा, बहू का मन थोड़ा उदास था। उसने कहा कि उसके सिर में दर्द है, इसलिए मैंने सोचा कि तू काम करके थका हारा आएगा तो मैं ही रोटियां बना देती हूँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी परोसती हूँ। तभी रमेश की नजर अपनी माँ के कांपते हाथों पर जाती है और वो उदास मन से बोलता है, माँ, मैं सब समझता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि इस उम्र में भी आपको डिस्ट्रैक्शन का धुआं सहना पड़ रहा है, लेकिन मैं घर में रोज रोज का क्लेश नहीं चाहता, इसलिए चुप रह जाता हूँ। और मैं कर भी क्या सकता हूँ बेटा? घर कभी गुस्से से नहीं बसता। घर तो प्यार, त्याग और धैर्य से चलता है। बहू अभी नादान है, उसमें लालच और भटकाव है। तू धैर्य रख। जब इंसान को समय का थप्पड़ पड़ता है तो उसकी बुद्धि अपने आप ठिकाने आ जाती है। तू बस अपनी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। शाम को रमेश अपने बनाए मटकों को टोकरी में सजाकर गांव के बाजार में बेचने जाता है। वहां गांव का एक आदमी व्यापारी सोहन अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक राहगीर वृद्ध ग्राहक रमेश की दुकान पर आता है। बेटा, जरा एक मजबूत और बड़ा सा मटका दिखाना। पानी ठंडा रहना चाहिए और मटका ऐसा हो जो रास्ते में जरा सी ठेस लगने से टूटे नहीं। एकदम मजबूत हो ऐसा मटका दो। रमेश मुस्कुराते हुए सबसे बेहतरीन मटका निकाल कर देता है और बोलता है, ये मटका लीजिए, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से पकाया है। इसमें पानी एकदम शीतल रहेगा और इसकी मजबूती की मेरी पूरी गारंटी है। एक बार तो ये गिरेगा तो भी नहीं टूटेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बताओ इसके कितने पैसे हुए? अरे, इसकी सही सही कीमत केवल 50 रुपए है, बस उतने ही दे दीजिए। वाह वाह बेटा, तू बहुत ही ईमानदार लड़का है। आजकल तो लोग छोटी छोटी चीजों के भी दुगने दाम वसूलते हैं। हर चीज में लोग पैसा कमाना चाहते हैं। भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। ये सब पास बैठा व्यापारी सोहन बड़े ध्यान से देख रहा था। ग्राहक के जाने के बाद पास बैठा व्यापारी सोहन रमेश के पास आता है और बोलता है, रमेश बेटा, मैं तुझे सालों से देख रहा हूँ। तू बहुत सीधा है। तू चाहता तो इतने बड़े मटके के स्तर या 80 रुपए भी मांग सकता था। वो ग्राहक शहर का लग रहा था।
वो खुशी खुशी पैसे दे देता ना। काका, ऐसा करना पाप है। किसी की जरूरत या अनभिज्ञता का फायदा उठाकर अपनी चीज का ज्यादा दाम मांगना व्यापार नहीं बल्कि ठगी है। जितनी मेरी लागत और मेहनत है मैं उतना ही मूल्य लेता हूँ। मुझे इसी में संतोष है। बहुत अच्छा, तेरी यही सच्चाई एक दिन तुझे बहुत आगे ले जाएगी बेटा। याद रखना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तू बिल्कुल चिंता मत कर। इस तरह से रमेश पूरे दिन मटके बेचता है। रात को बाकी बचे मटके लेकर जब रमेश बाजार से घर लौटता है तो उसकी कमाई के पैसे सुनीता अपने हाथ में लेकर गिनने लगती है। उसकी कमाई के सीमित पैसे देखकर सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये क्या है? बस इतने से पैसे? दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ 100 रुपए? इतने में तो मेरा एक सपना भी पूरा नहीं हो सकता। इससे सिर्फ घर का राशन आएगा, वो भी सिर्फ एक दिन का। तुम्हें मेरी कही बात सुनाई नहीं देती क्या? तुम इंसान हो या मिट्टी के पुतले? सुनीता गुस्से में सारे पैसे देती है। सारे एक एक करके बिखर जाते हैं। तभी वहाँ अनीता देवी आती हैं। वो पैसों को बिखरा देख तुरंत घुटनों के बल बैठकर उन पैसों को उठाने लगती हैं और बोलती हैं, बहू, इस तरह से माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का अनादर मत करो। ये मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई है। इस कमाई को इस तरह जमीन पर मत फेंको। इसने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। इनकी इज्जत करो। चुप करो माँ जी, आप बीच में अपनी टांग अड़ाना बंद कीजिए। आपकी इन्हीं पुरानी और सड़ी गली बातों ने इस घर को कंगाल बनाकर रखा है। हर समय ईमानदारी, दया और संतोष का पाठ पढ़ाती रहती हैं। इसी वजह से आपका बेटा जिंदगी भर भिखारी बना रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए बेईमानी करनी ही पड़ती है। ये सुन रमेश गुस्से में आ गया। वो तेज आवाज में बोला, सुनीता, बहुत हो गया। अपनी हद में रहना सीखो। मेरी माँ के संस्कार ही हैं कि आज मैं एक सच्चा और इज्जतदार इंसान हूँ। अगर तुम मेरी माँ का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उनका अपमान करने का अधिकार भी तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। मुझे क्या और कैसे करना मुझे अच्छे से पता है। तुम मत सिखाओ मुझे। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर चिल्लाओगे? तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? न पहनने को अच्छे कपड़े हैं, न रहने को पक्का मकान। पता नहीं कौन सी काली घड़ी में मेरी शादी तुमसे हुई थी। मेरी माँ तो मना ही कर रही थी। मैं ही तुम्हारे इस भोले चेहरे के झांसे में आ गई। पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया था मुझे। सुनीता गुस्से से लाल हो जाती है और अपने कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाजा बंद कर लेती है। घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। ये सब देख अनीता देवी रोने लगती है। बेटा रमेश, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरे और बहू के बीच दरार पड़ रही है। मुझे तो लगता है कि मेरा अब इस दुनिया से चले नहीं है, कि हम गरीब हैं। दुख इस बात का है कि सुनीता धन के लालच में अंधी हो चुकी है। उसे किससे कैसा बर्ताव करना चाहिए कुछ पता नहीं है। उसे रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। उधर बंद कमरे में अकेले चिराग की लौ को देखती हुई कुछ सोच रही थी। इस गरीबी की नरक भरी जिंदगी में मेरा दम घुट रहा है। अगर मैं इस रमेश के भरोसे बैठी रही तो सारी जिंदगी इस टूटी झोपड़ी में मिट्टी ढोते ढोते मर जाऊंगी। ये सीधे रास्ते से अमीर नहीं बन सकता। मुझे ही कुछ बड़ा और चालाकी भरा कदम उठाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों न चुनना पड़े। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह गांव का व्यापारी सोहन दौड़ता हुआ रमेश की झोपड़ी पर आता है। रमेश उस समय चाक पर काम कर रहा था। रमेश, ओ रमेश, अरे सुन तो जरा। तेरे लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तेरी महीनों की कंगाली दूर हो जाएगी। तू खुशी से झूम उठेगा। आइए सोहन काका, प्रणाम। इतनी सुबह सुबह आप इतने हताश और खुश क्यों लग रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है? और बताइए, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसके लिए आपको मेरे घर तक आना पड़ा?
अरे सब बहुत कुशल है। पास के बड़े नगर में बहुत बड़ा राजकीय मेला आयोजित होने वाला है। वहां के सबसे बड़े ठेकेदार मनीष सिंह जी को मेले के लिए सैकड़ों मिट्टी के मजबूत बर्तनों की जरूरत है। मैंने उन्हें तेरे बर्तनों की मिसाल दी थी। उन्होंने कहा है कि जो कुम्हार 5 दिनों के अंदर 200 सबसे मजबूत और सुंदर मटके तैयार करके देगा, ये पूरा ऑर्डर उसी को दिया जाएगा और मुंह मांगा पैसा मिलेगा। उनकी कारीगरी को परखा जाएगा। ये सुनकर रमेश भी बहुत खुश हो जाता है। उसके दिल में भी उम्मीद की किरण जगी। उसे अपने आप को आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला था। काका, क्या सच में 200 मटके? अगर ये काम मुझे मिल गया तो मैं सबसे पहले माँ का इलाज करा सकूंगा और इस बारिश के आने से पहले अपनी झोपड़ी की टूटी छत को ठीक करवा सकूंगा। हाँ बेटा, लेकिन याद रख, 200 मटके 5 दिन में बनाना कोई आसान काम नहीं है। और वहाँ और भी मटके बनाने वाले अपने मटके लेकर आएंगे, तो तेरे लिए ये आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। क्या तू ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है? काका, मैं मेहनत से कभी नहीं डरता। अगर मुझे 24 घंटे में से 18 घंटे भी चाक चलाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस भगवान मेरा साथ दे, बाकी सब सही हो। इस तरह उसी समय ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव का एक अन्य कुम्हार नीरज, जो बेहद चालाक और जलनखोर था, अपनी दुकान पर बैठा दांत पीस रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? गांव में मुझसे बड़ा कुम्हार कौन है? उस कल के लड़के रमेश को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल सकता है? अगर उसने 200 मटके बनाकर सिंह को दे दिए तो पूरे इलाके में सिर्फ उसी का नाम होगा। फिर मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं, मैं रमेश को ये ऑर्डर पूरा नहीं करने दूंगा। मुझे उसकी मेहनत को तबाह करना ही होगा। उसी शाम जब रमेश दिन रात एक करके मटके बनाने में जुटा हुआ था, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। वहीं सुनीता चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकलती है और गांव के किनारे बने पुराने कुएं के पास जाती है। नीरज जहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आओ सुनीता, तुमने मुझे यहाँ इतनी गुप्त जगह पर क्यों बुलाया? किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? बताओ, क्या बात है? किसी ने नहीं देखा नीरज, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तुम्हें भी पता है कि अगर रमेश ये 200 मटकों का ऑर्डर पूरा कर दिया तो मनीष सिंह सारा काम भविष्य में उसी को देंगे। तुम्हारा धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। हाँ, ये बात तो मुझे भी रात भर सोने नहीं दे रही है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? रमेश तो दिन रात चाक चला रहा है। इस तरह तो वो मटके बना लेगा सारे। तुम बहुत भोले बनते हो नीरज। मेरे पास एक योजना है। अगर 5वें दिन की रात को जब सारे मटके बनकर तैयार हो जाएं और सूखने के लिए आंगन में रखे हो, अगर उस रात वे सारे मटके टूट जाएं तो क्या होगा? सोचो। क्या? तुम ये क्या कह रही हो सुनीता? तुम अपने ही पति के मटके तोड़वाना चाहती हो? ऐसा क्यों? अरे वो मेरा सिर्फ नाम का पति है। कमाता वो माता कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी ईमानदारी का ढोल पीटता रहता है और ईमानदार बनके वो ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकते। अगर उसका ये ऑर्डर रद्द हो गया तो ठाकुर साहब गुस्से में आकर ऑर्डर तुम्हें दे देंगे। बदले में तुम मुझे उस कमाई में से आधा हिस्सा दोगे। बोलो, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? वाह सुनीता, तुम तो रमेश से भी ज्यादा चालाक निकली। मुझे ये सौदा पूरी तरह मंजूर है। तो ये तय रहा, मैं 5वें दिन की रात को मैं चुपके से तुम्हारे आंगन में आऊंगा और सारे मटके चकनाचूर कर दूंगा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पास की झाड़ियों के पीछे से सोहन काका अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर उनकी एक एक बात सुन रहे थे। उनको जरा भी पता नहीं चला कि उनकी बातें किसी ने सुन ली है। हे ईश्वर, ये औरत धन के लालच में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही पति का संसार उखाड़ने पर तुल गई है। और ये नीच सोहन रमेश की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। मुझे तुरंत रमेश को सावधान करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बेचारा रमेश जीते जी मर जाएगा। इस तरह 4 दिन बीत चुके थे। रमेश ने बिना सोए, बिना थके, अपने हाथों के छालों की परवाह किए बिना पूरे 200 सुंदर और मजबूत मटके तैयार कर दिए थे। आंगन में मटों की पंक्तियां सजी हुई थी। 5वें दिन की रात आ चुकी थी। दिन में ही सोहन काका ने रमेश और उसकी माँ को सोहन और सुनीता की पूरी साजिश बता दी थी। काका की बात सुनकर वो स्तंभ रह गया और दुखी मन से बोला,
काका, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी पत्नी ही मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। लेकिन मैं बिनांगे हाथों पकड़े उस पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आज रात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। रात के 12 बजे बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। रमेश सोने का नाटक कर रहा था। सोहन काका और गांव के 2-3 मजबूत युवक आंगन के पास बने भूसे के ढेर के पीछे छिपे हुए थे। तभी धीमी आहट के साथ घर का पिछला दरवाजा खुलता है। सुनीता बाहर आती है और किसी की तरफ इशारा करती है। अंधेरे में से हाथ में एक भारी डंडा लेकर आंगन में रखे मटकों की ओर बढ़ता। जल्दी करो सोहन, एक भी मटका साबुत नहीं बचना चाहिए। रमेश जब सुबह उठेगा तो अपनी कंगाली पर रोएगा और फिर इन सब मटकों का ऑर्डर हमें मिल जाएगा। हाँ अनिता, बस 2 मिनट रुको। ये चला मेरा डंडा, एक भी साबुत नहीं बचेगा। जैसे ही सोहन पहला मटका तोड़ने के लिए डंडा हवा में उठाता है, रमेश तेजी से उठकर उसका हाथ दबोच लेता है। उसी समय भूसे के ढेर सोहन काका और गांव के लोग टॉर्च और मशाले लेकर बाहर निकल आते हैं। रमेश सोहन का हाथ मोड़ते हुए बोलता है, रुक जाओ, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। किसी की मेहनत को तोड़ना बहुत कठिन, किसी को गिराकर आगे बढ़ना आसान, लेकिन मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल। तुमने क्या सोचा था? मुझे छोड़ दो रमेश, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती नहीं है। मुझे तो तुम्हारी पत्नी सुनीता ने लालच देकर यहाँ बुलाया था। मुझे छोड़ दो। सोहन के मुंह से ये सब सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह घबरा गई और बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो बस बाहर हवा खाने आई थी। मैं भला इसको ऐसा करने की क्यों बोलूंगी? ये तो मेरे पति हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये झूठ बोल रहा है। अरे बस करो अनीता, और कितना नीचे गिरेगी? अब भी झूठ मत बोलो सुनीता। मैंने अपनी इन आंखों से और अपने इन कानों से तुम दोनों को 2 दिन पहले कुएं के पास साजिश रचते देखा और सुना था। तुमने अपने पति के खून पसीने पर पानी फेरने का षड्यंत्र रचा, और जब तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो तुम ये सब बक रही हो। वी रोते हुए आंगन में आती। अरे शर्म करो बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अरे अपने पत्नी होने का जरा तो लिहाज करती। अरे रमेश तेरा पति है, तू इसके साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे सुनीता? शर्म और डर के मारे रमेश के पैरों में गिर पड़ती है और गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं धन के अंधकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत का एहसास ही नहीं रहा। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे घर से मत निकालिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में बिता दूंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। हमेशा अच्छे से रहूंगी। गरीबी इंसान के तन को तोड़ सकती है, लेकिन लालच इंसान की आत्मा को मार देता है। तूने उस पति को धोखा देने की कोशिश की जो दिन रात सिर्फ तेरे और मेरे सुख के लिए जलता रहा, अपना खून पसीना बहाता रहा। देखो सोहन, तुम मेरे व्यावसायिक प्रतिद्वंदी हो सकते हो, लेकिन इंसानियत के दुश्मन मत बनो। जाओ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि क्षमा से जीता जाता है। आंगन में सजे 200 बेहतरीन मटों को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे मटों की मजबूती चेक करते हैं और बोलते हैं, अद्भुत रमेश, मैंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर काम देखा है, लेकिन इतने सुंदर, सुडोल और मजबूत मटके आज तक नहीं देखे। तुम्हारी कारीगरी और तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल सोहन जी ने मुझे दी थी। आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद मनीष साहब। ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद और मेरी माँ की प्रार्थनाओं का फल है। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तभी मनीष सिंह एक पैसों से भरी पोटली निकालते हैं और रमेश को देते हुए बोलते हैं, ये लो रमेश, तुम्हारे पूरे 200 मटकों की दुगनी कीमत। और ये बात ध्यान रखना, साल और आने वाले हर मेले का पूरा ठेका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। अब तुम सिर्फ मेरे लिए मटके बनाओगे और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकते हो। रमेश भक्ति भाव से पैसे अपनी माँ के हाथों में दे देता है। ये देख देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।
वे अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। सुनीता दूर खड़ी आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि जो सुख और सम्मान ईमानदारी की कमाई में है, वो दुनिया की किसी चोरी या चालाकी में नहीं। कुछ हर महीनों में रमेश ने अपनी झोपड़ी जगह एक सुंदर और मजबूत पक्का मकान बनवा लिया। उसकी मां अनिता देवी का इलाज अच्छे डॉक्टरों से होने लगा और वे अब पूरी तरह स्वस्थ थी। सुनीता पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सुबह उठकर रमेश की मदद करती, सांस के पैर दबाती और घर में प्रेम का माहौल बनाए रखती।